हेलो एंड वेलकम टू यूपीएससी क्रॉनिकल्स। दोस्तों, यूपीएससी प्रीलिम्स 2025 फाइनली ख़त्म हो चुकी है। ख़त्म हुए लगभग एक हफ्ते होने को चले हैं और उम्मीद है कि अब तक आप लोगों ने अपने कोचिंग इंस्टीट्यूट से, जहाँ पे आपको किसी भी सोर्स से जहाँ पे आपको भरोसा है, आपने वहाँ से आंसर की मैच कर लिया होगा। आज की हम अपनी वीडियो में प्रीलिम्स एग्जामिनेशन 2025 के हिस्ट्री सेक्शन को डिस्कस करेंगे। लेकिन उससे पहले दो बातों पे हमें डिस्कस करना है। एक तो पेपर की डिफ़िकल्टी लेवल और दूसरी कट ऑफ, क्योंकि इन दोनों इशूज़ के ऊपर कई तरह के ओपिनियंस आ गए हैं। अलग अलग लोग अलग अलग तरह की ओपिनियंस इस पे दे रहे हैं। कुछ लोग कहते हैं कि पेपर काफ़ी ज़्यादा इजी थी, कुछ लोग कहते हैं पेपर डिफ़िकल्ट थी, और कुछ लोग कहते हैं अभी भी पेपर मॉडरेट थी। हालांकि डिफ़िकल्ट वाली की संख्या कम है, मॉडरेट वाले और इजी वाली की संख्या काफ़ी ज़्यादा है। तो हम एक छोटी सी डिस्कशन, पहले एक एनालिसिस डिफ़िकल्टी लेवल और कट ऑफ के ऊपर कर लेते हैं। दोस्तों, अगर डिफ़िकल्टी लेवल की बात की जाए तो पेपर मेरे हिसाब से मोर और लेस मॉडरेट कैटेगरी में इस पेपर को देनी चाहिए। मॉडरेट इसलिए मैं कह रहा हूँ क्योंकि देखो, कई सारे लोग हैं जो पेपर को इजी बता रहे हैं, बट अब ये इजी बताने वाले वो लोग हैं ज़्यादातर जिन्होंने खुद पेपर नहीं दिया है, जिन्होंने खुद पेपर नहीं दिया है या पेपर को उन्होंने एग्ज़ाम के बाद एनालिसिस किया है। तो वैसे लोगों के लिए ये पेपर इजी लगती होगी। लेकिन एग्ज़ाम हॉल में जब आपकी मेहनत लगी हुई होती है, पूरी स्टेक लगी हुई होती है, तो ऐसे कंडीशन में खास करके एग्ज़ाम की एक सरप्राइजिंग एलिमेंट होती है, सर एग्ज़ाम की अपनी एक माहौल होती है, वहाँ पे रिस्क टेकिंग आपकी कम हो जाती है। तो ऐसे में पेपर को इजी कहना काफ़ी ज़्यादा, मतलब कि एक अंडर एस्टिमेशन हो जाती है यूपीएससी के पेपर स्टैंडर्ड की। और ख़ास करके ऑप्शंस इस तरह से फ्रेम किए जाते हैं जहाँ पे आपको पेयर वाले क्वेश्चंस होते हैं, या फिर आपके स्टेटमेंट कितने स्टेटमेंट करेक्ट हैं, स्टेटमेंट कितने स्टेट नंबर ऑफ स्टेटमेंट्स के ऊपर क्वेश्चन है कि कितने स्टेटमेंट्स करेक्ट हैं इनमें से। तो ऐसे ऑप्शंस को देखते हुए, और कुछ क्वेश्चंस ऐसे भी हैं जो आपके लिए ट्रैप सेट किए गए थे, जहाँ पे आपको अटेम्प्ट बिल्कुल भी नहीं लेना था। तो ऐसे में पेपर को अगर एनालाइज करें, और ख़ास करके इसकी कॉन्टेक्स्ट में जब आप अपीयर हो रहे हैं, खुद पेपर दे रहे हैं, तो इन सारी बातों को अगर हम नज़र में रखते हैं तो ये पेपर मॉडरेट की तरफ ज़्यादा दिखाई पड़ती है। डिफ़िकल्ट नहीं कहेंगे इस बार के पेपर को, क्योंकि इस बार की पेपर आई ओपनिंग थी। इससे अच्छी आप जो एक कहते हैं कि यूपीएससी की नब्ज़ पकड़नी होती है, तो इससे क्लियर इंडिकेशन यूपीएससी आपको नहीं दे सकती है कि आपको किस डायरेक्शन में क्या अप्रोच होनी चाहिए आपकी तैयारी की। तो ये पेपर उस नज़र से भी आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो इसलिए इसके लिए जो है डिस्कशन, इसके लिए जो एनालिसिस है, वो आपको बहुत अच्छे ढंग से करनी चाहिए। तो लेट्स establish for the fact that this year's paper is more on moderate side. You can't say this was easy paper, and certainly it was not a difficult paper as per my as per my understanding. And most of the people agree that this year's paper was not difficult, especially when you consider 2022 and 2023 papers. So 2024 and 25 papers seem to be comparatively moderate. You can't say it was an easy paper. Next issue is our cutoff. तो कट ऑफ को लेकर के भी ओपिनियंस हैं, कट ऑफ को लेकर के भी ओपिनियंस हैं। एक कैटेगरी कहती है कि ये जो कट ऑफ है ये 98 से लेकर के 100 के बीच रहेगी, विद द मार्जिन ऑफ +-2।
दूसरी कैटेगरी है जो कहती है कि 90 to 95 रहेगी, अगेन प्लस माइनस टू विथ मार्जिन। और तीसरी है जो कहती है कि 85 प्लस कट ऑफ रहेगी, यानी कि आप कह सकते हैं कि इसको 87, 88 या 89 आप इसको या 90 भी आप इसको कंसिडर कर सकते हैं कट ऑफ को। Comparing it with the last year's students' appearance, last year's I mean, last year's paper analysis and last year cutoff analysis, this year's paper is more towards 90 margin, यानी कि ये 90 के आसपास ये पेपर रहने वाली है। 90, 91 इस साल की कट ऑफ जाने वाली, ये जनरल कैटेगरी की कट ऑफ है। 90 to 91 ये कट ऑफ इस साल की रहने वाली है अकॉर्डिंग टू माय अंडरस्टैंडिंग, माय एनालिसिस। बाकी इसके पीछे क्या लॉजिक है वो इसके वो वीडियो में आपको ज़रूर वो उसके लिए भी मैं वीडियो, एक छोटी सी वीडियो मैं आपके लिए लाऊंगा, क्या मैंने साइंटिफिक इसमें टेक्निक लगाई है इस कट ऑफ तक पहुंचने के लिए। तो उसके लिए एक अलग सी वीडियो आएगी, बट मेरे एनालिसिस के अकॉर्डिंग ये जो पेपर है इसमें कट ऑफ 90 या 91 रहने वाली है। ऑब्वियसली प्लस माइनस 1.5 आप इसमें मार्जिन ले सकते हैं, क्योंकि इस अभी इस बार भी देखा है आपने कि जब यूपीएससी की ऑफिशियल आंसर की रिलीज हुई तो उस पे कई सारे टीचर्स ने भी, कई सारे कोचिंग इंस्टीट्यूट्स ने भी एंड ऑनलाइन यूट्यूब के में जो अच्छे टीचर्स हैं इनफैक्ट, उन्होंने भी आपत्ति जताई है कुछ आंसर्स को लेकर के, खास करके पॉलिटी के आंसर्स पे। तो ये पेपर आपको 90 to 91 कट ऑफ आपको लेके चलनी चाहिए। बट यहाँ मैं गलत हो सकता हूँ, क्योंकि अल्टीमेटली आंसर की यूपीएससी की ही वैलिड होगी। तो अगर आपको 85 के आसपास या 85 से प्लस मार्क्स आ रहे हैं अपने सोर्स से, जो भी आपने आंसर की जिस सोर्स से भी मिलाई है, उसमें अगर आपको 85 प्लस आ रहे हैं तो बिल्कुल आप मेंस के लिए रेडी हो जाएं। मेंस के लिए आपको तैयारी शुरू करनी चाहिए, कंटिन्यू करनी चाहिए। बट 85 से नीचे अगर आ रही है तो 85 से जितने नीचे आएगी 84, 83, 82, तो आपके चांसेस अनफॉर्चुनेटली कम हो रहे हैं, होते जाएंगे। 84 से अगर नीचे आ रहे हैं, 85 से नीचे आ रहे हैं, 85 तक आप अपने आप को सेफ मान सकते हैं। बट मेरे ख्याल से कट ऑफ इस बार की जो है 90 के आसपास ही रहेगी। आई मीन मोर देन 85 तो ज़रूरी रहेगी। सो अगर आपकी इस रेंज में आ रही है, 85 से प्लस आ रही है, 85 या 85 से ऊपर आ रही है, तो आपको मेंस के लिए ज़रूरी तैयारी कंटिन्यू रखनी चाहिए। इनफैक्ट अभी से ही आप बिना टाइम वेस्ट किए आप मेंस की तैयारी में लग जाएं। तो ये दो चीज़ें हमने डिस्कस किए कर लिए पेपर को लेकर के। एक तो हमने डिफ़िकल्टी लेवल देखी है जो कि मोर एंड लेस मॉडरेट की तरफ ही इंक्लाइंड है, और दूसरी कट ऑफ को लेकर के जो कि मेरे ख्याल से 89 टू 91 के बीच कट ऑफ रहने वाली है, जनरल कट ऑफ, जनरल कैटेगरी के लिए कट ऑफ। So having said that, let's move on to our important discussion, that is the detailed discussion and analysis of history section of UPSC Civil Services Prelims Examination 2025. My name is Abhishek Bharadwaj and you are watching UPSC Chronicles. So before we begin our discussion, please like the video and subscribe to UPSC Chronicles, because here you will get best material, best study material and best lecture for history syllabus, for your history syllabus. So let's begin our discussion. इस क्वेश्चन को देखते हैं, पहले क्वेश्चन को, और ये सेट ए की क्वेश्चन है, ये है ना, सेट ए है ये। सो पहली क्वेश्चन है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट राजा राम मोहन राय।
राजा राम मोहन राय से रिलेटेड कुछ स्टेटमेंट्स आपको दी गई है और आपसे पूछी गई हैं कि इनमें से कौन सी स्टेटमेंट या स्टेटमेंट्स सही हैं, करेक्ट पूछी गई है। तो इस चीज़ का भी ध्यान रखेंगे कि करेक्ट पूछी गई है आपसे या इनकरेक्ट स्टेटमेंट पूछी गई है। तो यहाँ पे यूपीएससी आपकी अवेयरनेस को चेक करती है। सो फर्स्ट स्टेटमेंट इज ही possessed द ग्रेट लव and respect for the traditional philosophical systems of the East. He desired his countrymen to accept the rational and scientific approach and the principle of human dignity and social equality of all men and women, not just man, but man and woman. तो इन दोनों स्टेटमेंट्स को हमें अब कंसीडर करनी है। तो चलिए इसको देखते हैं कि इस पे क्या करेक्ट आंसर है और किस तरह से आपको सोचना था। सबसे पहले आपको थीम समझ में आ गई होगी कि ये जो पूछी गई आपसे है, ये जो क्वेश्चन पूछी गई है वो हिस्ट्री के, मॉडर्न हिस्ट्री के सोशियो रिलीजियस रिफॉर्म मूवमेंट से बिलोंग करती है। सोशियो रिलीजियस रिफॉर्म मूवमेंट से ये क्वेश्चन ली गई है। एंड राजा राम मोहन राय, ही बिलोंग टू अर्ली 19th सेंचुरी। अर्ली 19th सेंचुरी में जो रिफॉर्म मूवमेंट्स आई हैं उससे ये क्वेश्चन एसोसिएटेड है। बिफोर वी कंसिडर दोज स्टेटमेंट्स, एक चीज़ आपको मैं यहाँ पे समझाना चाहता हूँ। ब्रिटिश एजुकेशन पॉलिसी एंड इट्स इम्पैक्ट ऑन वेस्टर्न एजुकेटेड इंटेलेक्चुअल्स और यूथ। सो ब्रिटिश एजुकेशन पॉलिसी, अब ये डिटेल में मैं आपको यहाँ पे नहीं बता सकता। इसके लिए आप यूपीसी क्रॉनिकल्स पे रेगुलर लेक्चर्स देख सकते हैं। बट ब्रिटिश एजुकेशन पॉलिसी, ये चीज़ आप समझना। ब्रिटिश एजुकेशन पॉलिसी में सबसे पहले एक डिबेट हुई थी। डिबेट थी एंग्लिसिस्ट वर्सेज ओरिएंटलिस्ट्स, एंग्लिसिस्ट्स वर्सेज ओरिएंटलिस्ट डिबेट। इन शॉर्ट आपको ये समझना है कि ओरिएंटलिस्ट वो लोग थे, वैसे स्कॉलर्स थे जो इंडिया की ट्रेडिशन को ग्लोरीफाई करते थे। सो ओरिएंटलिस्ट का कहना था कि जो एजुकेशन है इंडियन नेटिव्स के लिए एजुकेशन है वो ट्रेडिशनल साइंसेज में एजुकेशन होनी चाहिए। यानी कि इंडिया में जो भी चीज़ें चल रही थी उन्हीं सब्जेक्ट्स के ऊपर एजुकेशन, और दूसरी ये जो एजुकेशन है उसके मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन वर्नाकुलर लैंग्वेजेज है, यानी कि जो लोकल लैंग्वेजेज हैं, रीजनल लैंग्वेजेज हैं, उन लैंग्वेज में ही ये एजुकेशन इंडिया के मासेस को देनी चाहिए। ये ओरिएंटलिस्ट्स का कहना था। वहीं एंग्लिसिस्ट्स का कहना था कि जो भी हायर एजुकेशन है, जो जो भी हायर एजुकेशन है उसमें जो सब्जेक्ट्स हैं वो वेस्टर्न साइंसेज होनी चाहिए। वेस्टर्न साइंसेज शुड बी taught in higher education as well as English literature। वेस्टर्न साइंसेज इसलिए क्योंकि वेस्टर्न साइंसेज में जो साइंटिफिक इंक्वायरी है एंड रैशनलिज्म है, रैशनलिज्म एंड साइंटिफिक इंक्वायरी, इनसे प्रभावित होकर के इंडिया के जो लोग हैं एजुकेटेड, जो वेस्टर्न एजुकेटेड पर्सन्स होंगे, वो अपनी सोसाइटी को छोड़, अपनी ट्रेडिशन को छोड़ करके वेस्टर्न ट्रेडिशन को अपनाएंगे। एंड थ्रू इंग्लिश लिटरेचर दे विल बी loyal to the British cause or colonial state cause, ब्रिटिश काउच। सो मेन ऑब्जेक्टिव उनकी यही थी कि उनको जो इंडियंस को उनके ट्रेडिशन से अप्रूव करना है, सेपरेट और सेपरेट करना है, और वो ब्रिटिश काउज के लिए, ब्रिटिश क्राउन के लिए
ब्रिटिश इंपीरियलिज्म के प्रति वफादार होंगे, लॉयल टू द ब्रिटिश काउज। सो these were the major objectives। एंड यहाँ पे आप कभी सुनेंगे कि डाउनवर्ड फिल्ट्रेशन थ्योरी की कॉन्सेप्ट एजुकेशन की डाउनवर्ड फिल्ट्रेशन होगी। डाउनवर्ड फिल्ट्रेशन का मतलब है कि आप टॉप के कुछ लोगों को एजुकेशन देंगे, वेस्टर्न एजुकेशन, और ये लोग दे विल एक्ट एज द टीचर्स एंड दे विल disseminate the knowledge, western sciences, knowledge of western sciences, uh, to the masses. So they will act as teachers and they will percolate this message, this knowledge to the masses. So this was the downward filtration theory, and it was propounded by Macaulay in his famous Macaulay's Minute of 1835. In this education policy, there was a shift in this format, this education policy, with Charles Wood. So Charles Wood has brought a Wood's Dispatch 1854. So 1854 में चार्ल्स वुड ने वुड्स डिस्पैच लाई। इट वाज आल्सो एन एजुकेशन पॉलिसी, ए रिफॉर्म इन एजुकेशन पॉलिसी, एंड इट एडवोकेटेड फॉर मास एजुकेशन। It advocated for the mass education. अब वुड्स डिस्पैच में क्या कहना था कि जो हायर एजुकेशन जो भी है वो एज इट इज चलेगी, यानी कि जो एज पर मकाउले की मकाउलेज मैन्यूट में उसी अकॉर्डिंग हायर एजुकेशन चलेगी, यानी कि जो एजुकेशन होगी वो वेस्टर्न साइंसेज एंड इंग्लिश लिटरेचर में होगी और वो मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन पे इंग्लिश होगी। बट फॉर जनरल पब्लिक that is your mass education, these for the general public, uh, they will have the scientific and technical knowledge. They will have scientific and technical knowledge, but in vernacular language। वर्नाकुलर लैंग्वेज यानी कि उनकी अपने जो नेटिव लैंग्वेज हैं, रीजनल लैंग्वेज हैं, उनमें साइंटिफिक और टेक्निकल एजुकेशन जनरल मासेज को दी जाएगी। और हायर एजुकेशन में जो मकॉलेज मैन्यूट के अकॉर्डिंग जो वेस्टर्न साइंसेज एंड इंग्लिश लिटरेचर में एंड दैट टू इन इंग्लिश लैंग्वेज, तो हायर एजुकेशन दी जाएगी। मिडिल स्कूल के लिए भी इसमें कॉन्सेप्ट थे, मिडिल स्कूल के लिए, मिडिल एजुकेशन के लिए भी थे, तो वो इंग्लिश मीडियम में ही इनको मिडिल स्कूल भी चलेगी। बट इसके लिए जो गवर्नमेंट स्पेसिफिक फंड नहीं लाएगी, और ये मिडिल स्कूल ग्रांट्स इन एड के थ्रू, ग्रांट्स इन एड, और इसमें स्टेट तो नहीं भागीदारी लेती है, बट मिशनरीज एंड प्राइवेट इंडिविजुअल्स के ग्रांट्स से ये जो मिडिल स्कूल है वो चलेंगे। और मिडिल स्कूल की भी एक मशरूमिंग हो गई थी, कई सारे मिडिल स्कूल्स भी यहाँ पे इमर्ज हो गए थे। सो दिस वाज बेसिकली वुड्स डिस्पैच। अब यहाँ पे जो रेगुलर क्लास, यहाँ पे डिटेल्स में तो हम नहीं पढ़ेंगे कि क्यों ये वुड्स डिस्पैच लाई गई थी, क्यों ये मकौले मिनट लाई गई थी, बट एक छोटी सी आइडिया मैं देता हूँ कि जब हम अपनी इंट्रोडक्टरी लेक्चर्स में देखे थे, हमने देखा था तो कॉलोनियलिज्म के हमने 3 फेजेस देखे थे। पहली फेज थी मर्केंटाइल फेज, दूसरी थी इंडस्ट्रियल फेज, और तीसरी थी फाइनेंशियल और कैपिटल फेज। सो जब कॉलोनियलिज्म में इवोल्यूशन हो रही थी, तो अकॉर्डिंगली ब्रिटिश पॉलिसी में भी इवोल्यूशन हो रही थी, और उसी तरह जो इंडस्ट्रियल फेज में मकौले मिनट आप देखेंगे, तो वो मकौलेज मिनट इंडस्ट्रियल फेज की ज़रूरत थी, और फाइनेंशियल फेज की ज़रूरत आप वुड्स डिस्पैच देखेंगे। और क्यों थी ये ज़रूरत कैसे चेंज हुई?
तो वुड्स डिस्पैच में जो प्रोविजन देखते हैं कि जनरल पब्लिक के लिए मास एजुकेशन इन साइंटिफिक एंड टेक्निकल नॉलेज एंड इन वर्नाकुलर लैंग्वेज. So for through this knowledge they wanted to create a less paying they wanted natives to acquire the less paying jobs. यानी कि they created a class division here, lower class and upper class. Upper class were westernized educated and lower class were indigenized educated, but they will have some technical knowledge also, so they will, so that they can work in the less paying jobs in railways, shipments and other industries and infrastructures. So they created class division here. सो ये सारी चीज़ें डिटेल में हम लोग अपनी रेगुलर क्लास में पढ़ेंगे. यहाँ पे जो कि ये एनालिसिस की प्रीलिम से पेपर की है, तो इसमें हम ज़्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे, बट कुछ चीज़ों को आपको समझाना ज़रूरत था, ज़रूरी था, तो जिसके बेसिस पे आपको को एक ब्रॉड अंडरस्टैंडिंग होगी, चीज़ों की समझ होगी और स्टेटमेंट्स को आप एनालाइज कर सकते हैं उसके बेसिस पे. तो ये थी ब्रिटिश की एजुकेशन पॉलिसी इन शॉर्टर फॉर्मेट. बट इससे क्या हुई कि अब ब्रिटिश की ऑब्जेक्टिव क्या थी? व्हाट वाज ब्रिटिश ऑब्जेक्टिव? तो ब्रिटिश की ऑब्जेक्टिव थी, जैसे कि मकौले कहते हैं, अकॉर्डिंग टू मकौले, he wanted to create a class of individuals who were Indians by blood but British by intellect and taste. So they wanted to create Indians who were Indians by blood but British by taste and intellect. So Macaulay brought this education policy in the industrial phase, और इंडस्ट्रियल फेज में कॉलोनियलिज्म की ज़रूरत थी कि इंडिया से रॉ मटेरियल्स को ले जाना, ब्रिटेन ले जाना, और ब्रिटेन से जो फिनिश्ड गुड्स हैं उनको इंडिया में बेचना. सो इंडिया को एक मार्केट की तरह, मार्केट ऑफ ब्रिटिश गुड्स की तरह डेवलप करना चाह रहे थे. So this was the objective of British, and they thought to uh, और उन्होंने इस ऑब्जेक्टिव को मकॉलेज की एजुकेशन पॉलिसी के थ्रू फुलफिल करना चाहा. दूसरी थी कि दे वांटेड टू क्रिएट ए loyal natives loyal to the British cause. So this was the British objective in short. So they wanted Indians that were westernized Indians. They wanted to create westernized Indians. So they wanted these Indians to be separated from their roots. अब उनको अपने रूट से जब तक सेपरेट नहीं करोगे तो वो आपके प्रति कैसे वफादार होंगे, लॉयल होंगे. सो दे हैड टू बी सेपरेटेड फ्रॉम देयर रूट्स एंड they started to condemn India's backwardness, culture and civilization. So culture and civilization will include all the social practices and religious norms. Social practices, existing social practices and religious norms, their set of beliefs, etc. So British scholars started to condemn Indians for their backwardness. In response to this, some individuals started to dig into their past and try to present their ancient civilizations as advanced, civilized and glorious. तो अपनी सिविलाइजेशन और अपने कल्चर को, अपने पास्ट को ग्लोरियस प्रूव करना चाह रहे थे, इंडियाज ग्लोरी वो प्रेजेंट करना चाह रहे थे. और उस क्रिटिसिज्म के, जो इसको कहते हैं
सिविलाइजेशनल क्रिटिक, सो सिविलाइजेशनल क्रिटिक के रिस्पॉन्स में कुछ इंडिविजुअल्स ने जिन्होंने वेस्टर्न साइंसेज में एजुकेशन ली थी, उन्होंने चीज़ों को रैशनलिज्म के लेंस से देखना शुरू किया. सो दे बिगेन टू लुक एट देयर सोसाइटी एंड सोशल प्रैक्टिसेस एंड रिलीजियस बिलीफ्स थ्रू द लेंस ऑफ रैशनलिज्म. और जो अनरीजनेबल प्रैक्टिस लगी, उन अनरीजनेबल प्रैक्टिसेस को they started to discard. So they discarded unreasonable practices. But most importantly, they located their identity in Indian tradition. तो उन्होंने अपनी ट्रेडिशन नहीं छोड़ी, बल्कि अपने ट्रेडिशन में सुधार किया अंदर से. जो भी एविल्स थे, जो भी प्रैक्टिसेस थे, जो अनरीजनेबल थे, अनसाइंटिफिक थे, उनको क्वेश्चन किया, उनको डिस्कार्ड किया और उनके अगेंस्ट में मूवमेंट चालू किया थ्रू ऑर्गेनाइजेशंस जो आप पढ़ेंगे रेगुलर क्लासेस में. ब्रह्म समाज थी, आर्य समाज थी, प्रार्थना समाज थी, और उससे पहले परमहंस मंडली वगैरह थी. तो ये सभी ऑर्गेनाइजेशंस थी, और इंडिविजुअल कैंपेनिंग के थ्रू उन्होंने इन सोशल एविल्स और अनरीजनेबल प्रैक्टिसेस के अगेंस्ट में मूवमेंट चलाई. बट मोस्ट इम्पॉर्टेंटली they had the regard for their Indian tradition only. दूसरी जो स्टेटमेंट है, अब इस और एक और चीज़ है जो आपको उसी टाइम में वेस्टर्न जो पोस्ट एनलाइटनमेंट हुई थी, पोस्ट एनलाइटनमेंट रेशनलिज्म में, तो दे वर ऑल्सो इन्फ्लुएंस्ड बाय द आइडियाज ऑफ ह्यूमनिज्म. इसका कहना था कि एवरी ह्यूमन बीइंग regardless of gender is capable of developing themselves. Every human being, regardless of gender, is capable of developing themselves. So they were exposed to these ideas also. और more importantly, जो civilization की जो critic थी, यानी कि civilization को जो आंका जाता था, तो उसमें जो एक important पैरामीटर थी, वो status of women भी थी. तो इसलिए इंडियन इंटेलेक्चुअल्स जो थे, अर्ली रिफॉर्मर्स जो थे, उनकी जो मेन एम्फेसिस थी वो वुमेन के स्टेटस को सुधारने पे थी, यानी कि इमेंसिपेशन ऑफ वुमेन. तो इस छोटे से आइडिया के साथ अगर हम क्वेश्चन को वापस से पढ़ने जाते हैं, तो पहली स्टेटमेंट थी हमारी, ही पजेस्ट ग्रेट लव एंड रिस्पेक्ट फॉर द ट्रेडिशनल फिलोसॉफिकल सिस्टम्स ऑफ द ईस्ट. अब राजा राम मोहन राय के बारे में जब भी आप पढ़ेंगे या उनकी पिक्चर्स को देखेंगे, तो वो आपको ट्रेडिशनल अटायर में ही नज़र आएंगे. धोती कुर्ता ही पहनते हैं, पगड़ी पहनते हैं, और जनेऊ भी वो पहनते हैं. बट उनकी जो आउटलुक थी, जो सोचने की थाउट प्रोसेस थी, तो वो वेस्टर्न थाउट प्रोसेस, यानी कि वेस्टर्न साइंसेज में उनकी काफ़ी ज़्यादा बिलीव थी. वेस्टर्न थाउट प्रोसेस या आउटलुक आप इसको कह लो. सो फर्स्ट स्टेटमेंट स्टैंड्स करेक्ट, and second statement, he desired his countrymen to accept the rational and scientific approach. So this is true up to this, and the principle of human dignity and social equality of all men and women, जो कि उनको ह्यूमनिज्म वाली जो आइडियोलॉजी थी ब्रिटेन में, उससे भी वो काफ़ी ज़्यादा प्रभावित थे. सो ऑन द बेसिस ऑफ these two, on the basis of our understanding, these two statements seem correct. So the correct answer for this is C, both 1 and 2. Next question, from non-cooperation movement असहयोग आंदोलन, non-cooperation movement असहयोग आंदोलन. So consider the following subjects with regard to non-cooperation program. तो non-cooperation program में किन किन बातों को
किन किन बातों पे नॉन कोऑपरेट करना था। सो फर्स्ट वाज बॉयकट ऑफ लॉ कोड्स को बॉयकट एंड फॉरेन क्लोथ्स। ये देखो बॉयकट वाली कॉन्सेप्ट जो है वो स्वदेशी मूवमेंट में ही हमें काफ़ी अच्छे पैमाने पे देखने को मिल गई थी जब बंगाल की पार्टीशन हुई थी 1905 में। तो उसी में स्वदेशी मूवमेंट में हमें ये बॉयकट दिख गई थी फॉरेन क्लॉथ की एंड बॉयकट ऑफ लॉ कोड्स। सो बॉयकट ऑफ लॉ कोड्स एंड फॉरेन क्लॉथ was an important non cooperation program and also non cooperation program एक important concept है, शायद आप लोगों को ये पता थी या नहीं, बट non cooperation program जो movement थी, so it was planned that there will be step by step movement. So if one thing fails they will increase the pressure and they will further increase the pressure if that other thing also fails. So boycott of law courts and foreign cloth is an important element of non-cooperation program. So this statement is correct. Observance of strict non-violence, strict non-violence की importance, ऑब्जर्वेंस। अब यहाँ पे एक चीज़ आपको समझना है क्योंकि आप जो एलिमिनेशन टेक्निक्स देखते हैं तो वो जनरली कहते हैं कि जहाँ पे एक्सट्रीम स्टेटमेंट होती हैं वो ऑप्शंस गलत ही होते हैं, बट यहाँ पे स्ट्रिक्ट नॉन वायलेंस जो है ऑब्जर्व को स्ट्रिक्ट नॉन वायलेंस का अनुपालन करना है, इसको फॉलो करना है। तो आपको याद होगा कि 1922 में चौरी चौरा इंसिडेंट जो हुई थी वहाँ पे जो वायलेंस हो गई थी तो उसके वजह से गांधी जी ने ये प्रोग्राम को विथड्रॉ कर लिया था। So observance of strict non-violence was also an important element of non-cooperation movement. Retention of titles and honors without using them in public. Retention no. आपको टाइटल्स को भी बाइकट करना है, आप रिटेन नहीं कर सकते उस टाइटल को। सो दिस वाज आल्सो एन इम्पॉर्टेंट एलिमेंट ऑफ नॉन कोऑपरेशन प्रोग्राम। दिस स्टेटमेंट एस्टेब्लिशमेंट ऑफ पंचायत फॉर सेटलिंग डिस्प्यूट्स, यहाँ पे आपको कन्फ्यूजन हो सकती थी कि ये नॉन कोऑपरेशन प्रोग्राम की एलिमेंट है कि नहीं, लेकिन अगर आप फर्स्ट स्टेटमेंट से इसको कोरिलेट करें तो अगर लॉ कोर्ट्स को बाइकट करते हैं तो आपके फैसले कहाँ सुने जाएंगे फिर, उसके लिए अल्टरनेटिव क्या है, क्योंकि किसी भी मूवमेंट में अगर आप बाइकट कर रहे हैं किसी भी चीज़ को तो जब तक आप उसकी अल्टरनेटिव नहीं देंगे तो वो मूवमेंट तो फिर कैसे सफल होगी। अगर आप स्कूल से विथड्रॉ कर रहे हैं बच्चे तो अगर आप उसको नेशनलिस्ट स्कूल में दाखिला नहीं देंगे, उसके लिए आप इंस्टीट्यूशंस नहीं बनाएंगे तो वो बच्चे कहाँ जाएंगे, या जो प्रोफेशनल्स हैं वो फिर उनके लाइवलीहुड पे भी बात आएगी। तो इस वजह से मूवमेंट भी कमज़ोर हो जाती है। सो अगर बॉयकॉट ऑफ लॉ कोर्ट्स हैं तो उस बेसिस पे जो डिस्प्यूट्स हैं उसको सेटल करने के लिए पंचायत की भी इस्टेब्लिशमेंट was an important uh, element of non-cooperation program, and it was also considered under the constructive village programs of Mahatma Gandhi. Constructive village programs of Mahatma Gandhi. So this was also an important element of नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट। और ये फोर्थ स्टेटमेंट ऑफ फर्स्ट स्टेटमेंट से थोड़ा सोच करके ये कॉमन सेंस से भी आप जहाँ तक इस स्टेटमेंट को सही कंसीडर कर सकते थे। सो ऑल ऑफ दीज फोर स्टेटमेंट एक्सेप्ट थर्ड, नो देयर वाज नो रिटेंशन, सो थर्ड इज इनकरेक्ट वेयर एज फर्स्ट सेकेंड फोर्थ आर करेक्ट, सो only three statements are correct. Next question is the irrigation device called Arghatta. अर्घट्टा एक इरिगेशन डिवाइस थी, तो वो क्या थी? ऑप्शंस हैं ए वाटर बैग मेड ऑफ लेदर पुल्ड ओवर ए पुल्ली, अ लार्ज व्हील विथ earthen pots tied to the outer ends of its spokes, a larger earthen pot driven by bullocks, a large water bucket pulled up by rope directly by hand। अब ये सिंपल फिगर बेस्ड क्वेश्चन थी, एनसीईआरटी में भी आपको ये फिगर मिल जाएगी और एक उपेंद्र सिंह की बुक है उसमें भी आपको ये अर्घट की फिगर मिल जाएगी। हालांकि जो अर्घट है उसके बारे में एक डिबेट है, क्योंकि कुछ लोग हिस्टोरियंस हैं जो पर्शियन व्हील को ही अर्घट मानते हैं
बट पर्शियन ऐसी कोई डिटेलिंग है नहीं कि पर्शियन विल कोई अर्गट मानी जाए। ये पूरी श्योरली हम कह नहीं सकते, बट उसकी क्लोज कनेक्शन ज़रूर थी, अर्घट की पर्शियन विल के साथ क्लोज कनेक्शन ज़रूर थी। तो पर्शियन विल जो आप देखेंगे तो एक इस तरह से कुआं हुआ करती थी, और इस व्हील जो ये जो कुआ है यहाँ पे एक लार्ज व्हील हुआ करती थी, और लार्ज व्हील में स्पोक्स लगे हुए होते थे, और स्पोक्स के साथ कुछ बकेट्स या अर्थिन पॉट्स यहाँ पे इसके साथ अटैच्ड होते थे। तो ये और जो वाटर लेवल है वो वाटर लेवल जब ऊपर वाले सरफेस तक रहे तब तक ये डिवाइस काम करेगी। तो ऐसे में जब ये व्हील पूरी घूमेगी, रोटेट होगी, तो हर बकेट में पानी आ जाएगी, और ये पानी की एक आउटलेट थी जो कि इरिगेशन कैनल की तरह, चैनल की तरह काम होती थी। सो अर्घट अर्घट was more like this. So based on this figure, now you can easily figure out option B is the correct answer कि एक large wheel है with earthen pots tied to the outer ends of its spokes. ये spokes हैं, इसके end पे, outer end पे earthen pots tied हैं, बंधे हुए हैं। Next question. Who among the following rulers in ancient India had assumed the titles Mattavilasa, Vichitrachitta and Gunabhara? तो ये आप इजी क्वेश्चंस में ही मैं इसको मानूंगा, क्योंकि यहाँ पे आपको जो भी टाइटल्स हैं उनमें अगर आपने कहीं ना कहीं आपने सुना होगा, पल्लवा डायनेस्टी में मत्तविलासा एक रूलर थे, महेंद्र वर्मन फर्स्ट, पल्लवा डायनेस्टी के। सिम्हा विष्णु वाज द फाउंडर एंड हिज सक्सेसर वाज महेंद्र वर्मन फर्स्ट। सो महेंद्र वर्मन फर्स्ट की एक वर्क है मत्तविलासा प्रहसन। मत्तविलासा प्रहसन, इट इज ए सटायर वर्क, प्रहसन, एंड इट इज़ ए वर्क ऑफ एक्ट। सो यानी कि नाटक के रूप में ये चीज़ प्ले की जाती है। अभी भी केरला में कुछ डिस्ट्रिक्ट्स हैं वहाँ पे ये प्ले की जाती हैं। तो मत विलासा प्रहसन ये जो एक्ट है ये लिखी गई थी महेंद्र वर्मन फर्स्ट में, फर्स्ट से, एंड इट वाज ए सटायर एक्ट, एंड इट अगेंस्ट हेरेटिक सेक्ट्स सच एज शैविज्म, बुद्धिज्म एंड अदर हेरेटिक सेक्ट्स. So Mahendravarman I adopted the title of Matvilasa, Vichitrachitta and Gunabhara. Vichitrachitta means weird thoughts. The one having weird thoughts. Vichitrachitta, one have the mind in which he had weird thoughts. Vichitrachitta. And Gunabhara also. So having look at this Matvilasa, so a work Matvilasa Prahasan must come to your mind if you are well read in history. So Mahendra Varman first. For the next year, be prepared about Pallava dynasty. Be prepared about all these options, and be prepared about the works of Mahendra Varman first. So this was an indication from this year's prelims paper from this question. Next question, Fa and a Chinese pilgrim traveled to India during the reign of, ये भी सिंपल सी क्वेश्चन है, सीधी सीधी क्वेश्चन है, चंद्रगुप्त टू इज द करेक्ट आंसर, बट यू शुड नो दैट फाहैन कभी भी चंद्रगुप्त टू के कोर्ट में नहीं आए थे। सो जिस समय वो इंडिया में आए थे फाहैन, अर्ली 5th सेंचुरी में, उस समय इंडिया में चंद्रगुप्त टू रूल कर रहे थे, बट ही नेवर विजिटेड चंद्रगुप्त टूज कोर्ट। Who among the following led a successful military campaign against the kingdom of Srivijaya, the powerful maritime state which ruled the Malay Peninsula, Sumatra, Java and the neighboring islands? सुमत्रा जावा आपको ये पता है कि आसियान कंट्रीज में आती है, और ये रीजन है सुमत्रा जावा की, और ये इक्वेटर के भी, इक्वेटर भी यहाँ से क्रॉस करती है। तो खैर ये तो ज्योग्राफी की बात होगी, मैप बेस्ड वर्क होगी, श्रीविजय। बट आपको इम्पोर्टेंटली, अगर आप, ये भी सिंपल सी क्वेश्चन है, इजी क्वेश्चन है, आंसर है राजेंद्र चोला फर्स्ट, राजेंद्र वन फ्रॉम चोला डायनेस्टी। और अगर आपको पता भी नहीं थी तो कम से कम आपको इतनी तो पता होनी चाहिए कि एंशियंट इंडिया में जो नेवल जो डेवलपमेंट हुई थी उन्होंने चोलाज ने की थी, एंड बे ऑफ बंगाल
फॉर ए टाइम was known as the Chola's Lake also। तो ये भी एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन है, किसी भी बुक में आपको ये मिल जाएगी। अगर आप पढ़ते हैं चोला डायनेस्टी, इम्पेरियल चोलास, तो आपको ये चीज़ इजीली आप इसको सॉल्व कर सकते थे। और वैसे भी जो भी डायनेस्टीज के साथ ये दी गई है तो ये और भी इजी होगी आपके लिए। सो राजेंद्र चोला इज द करेक्ट आंसर। हाँ, अगर यहाँ पे राजा राज चोला भी दी होती, राजा राजा फर्स्ट, देन कंफ्यूजिंग हो सकती थी कि इन्होंने सी एक्सपीडिशन की थी या राजेंद्र वन ने की थी। बट राजेंद्र वन वाज सक्सेसर एंड ही वाज द more aggressive given the China's influence in these regions for trade perspective. So Rajendra I captured the Srivijaya Empire and he led a successful military campaign against Srivijaya and other empires, naval empires also. So this was also one of the easy questions asked this year. Next is also map based question from Mahajanpad period with reference to the ancient India. With reference to ancient India 600 to 322 BC, consider the following pairs। ये टेरिटोरियल रीजन दी हुई है और इन रीजन्स में कौन सी रिवर फ्लो कर रही थी वो दी हुई थी। तो ये मैप बेस्ड क्वेश्चन आपको शुरुआती कुछ पेजेस में ये मैप मिल जाएगी महाजनपद पीरियड में। अस्मक, कंपोज, अवंती एंड कौशल। कौशल से शुरू करते हैं, चलो देखते हैं इसमें से। अगर अस्मक के बारे में आपको नहीं पता है, कंबोज नहीं पता है, अवंती और कौशल, तो अवंती तो आपने सुना ही होगा, कौशल भी सुना होगा क्योंकि कौशल एक इम्पॉर्टेंट सिटी थी कोसला में, वो थी अयोध्या। और अयोध्या सरयू नदी के किनारे बसी हुई शहर है। तो कोसला एंड सरयू आर द करेक्ट मैच। अवंती एंड महानदी, आपको याद होगा कि अवंती वाज एन इम्पॉर्टेंट एनिमी ऑफ मगध एंड अवंती की दो कैपिटल हुआ करती थी। नॉर्दर्न कैपिटल वाज उज्जैन एंड साउदर्न कैपिटल वाज माहिष्मती। उज्जैन आपको पता है कि ये इंदौर के पास है और ये मध्य प्रदेश में है। और महानदी आपको आइडिया होनी चाहिए कि महानदी ईस्टर्न साइड में फ्लो करती है, उड़ीसा एंड अदर रीजन्स। सो इनका दूर दूर तक कोई कनेक्शन नहीं दिख रहा है, तो इस बेसिस पे आप अवंती को इनकरेक्ट मैच मान सकते हैं। कंबोज एंड अस्मक, अस्मक वाज द साउदर्न मोस्ट स्टेट, साउदर्न मोस्ट महाजनपद। तो गोदावरी रिवर के साउथ में ये रिवर, ये अस्मक स्टेट established थी। सो अस्मक एंड गोदावरी आर ऑल्सो करेक्ट मैच। बट यहाँ पे हो सकता है कि यूपीएससी के आंसर की में कह दे कि गोदावरी के साउथ में फ्लो करती थी, बट मेरे ख्याल से अस्मक एंड गोदावरी, चूँकि मतलब टेरिटोरी, एक फिक्स टेरिटोरी की कॉन्सेप्ट नहीं थी, तो अस्मक एंड गोदावरी आर ऑल्सो करेक्ट मैच। तो दो मैच हो गए, एक बच गई कंबोज एंड विपासा। विपासा वाज द अर्लियर नेम फॉर ब्यास रिवर, और ब्यास आपको पता है कि पंजाब में बहती है, यानी कि इंडस की ट्रिब्यूटरी है और ये पंजाब में बहती है। JCRBS ये आपको याद रखना है, झेलम, चेनाब, रावी, ब्यास, सतलज, ये इंडस की टेरिटोरीज है। एंड इनके और ईस्ट की तरफ एक ऑर्डर में है ये ट्रिब्यूटरीज, वेस्ट टू ईस्ट ऑर्डर में ये JCRBS आपको याद रखनी है। सो विपासा इज ब्यास एंड ब्यास फ्लोज इन पंजाब रीजन एंड कंबोज वाज एन महाजनपद करेंटली इन अफगानिस्तान रीजन। तो इसकी भी कोई डायरेक्ट कोरिलेशन, डायरेक्ट यहाँ पे डायरेक्ट कोई रिलेशन नहीं है, इसका मतलब कंपोज भी एक रॉन्ग मैच है। तो ओनली 2 ऑप्शंस आर करेक्टली मैच्ड, सो द करेक्ट आंसर इज बी। सो ये तो मैप बेस्ड क्वेश्चन थी और इसको भी मैं इजी ही कहूँगा, क्योंकि अगर आपको महाजनपद पीरियड आपने देखा है, महाजनपद से देखा है मैप में, तो आपको ये चीज़ें, आप उसकी फिजियोग्राफी, बस पॉलिटिकल मैप अगर आपने देखा तो ये तो सरासर आपकी गलती थी, आपको फिजियोग्राफिकल मैप, फिजिकल मैप भी उसकी देखनी चाहिए थी। और ये एक इजी क्वेश्चन से मैं उम्मीद करता हूँ कि मैक्सिमम बच्चे इस क्वेश्चन को करेक्टली अटेम्प्ट कर लिया होगा अपनी कॉमन सेंस से भी, आई थिंक।
18वीं क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है द फर्स्ट गंधर्व महाविद्यालय। फर्स्ट गंधर्व महाविद्यालय, गंधर्व आप इसको म्यूजिक वैसे भी दी हुई आगे। ए म्यूजिक ट्रेनिंग स्कूल was set up in 1901 by विष्णु दिगंबर पलुस्कार इन। तो ये क्वेश्चन पूछी गई है हिस्ट्री से क्वेश्चन या आर्ट एंड कल्चर से क्वेश्चन तो दिखती है, बट मोर मुझे लगता है कि ये करंट बेस्ड क्वेश्चन है। करंट बेस्ड इसलिए है क्योंकि एवरी ईयर पलुस्कार प्राइज इज बीइंग गिवन टू म्यूजिशियंस। सो विष्णु दिगंबर पलुस्कार प्राइज हर साल दी जाती है, और मार्च में ही इनकी डेथ एनिवर्सरी भी मनाई जाती है। तो मेरे ख्याल से ये करंट अफेयर से डिराइव की गई क्वेश्चन है, और बहुत मुझे नहीं लगता किसी बच्चे ने ये चीज़ पढ़ा होगा, बहुत ही रेयरली किसी बच्चे ने ये चीज़ पढ़ा होगा। और ये चीज़ आपको क्वेश्चंस को आपको छोड़नी थी मेरे हिसाब से। बट स्टिल द करेक्ट आंसर इज लाहौर। हालांकि जो गंधर्व महाविद्यालय उसकी ब्रांच न्यू दिल्ली में भी है एक, बट वो लेटर किसी और के द्वारा इस्टेब्लिश की गई है। विष्णु दिगंबर पलुस्कार ने फर्स्ट गंधर्व महाविद्यालय 1901 में लाहौर में इस्टेब्लिश की थी। तो इस क्वेश्चन को आपको छोड़ देना था मेरे ख्याल से, अटेम्प्ट नहीं लेना था इस क्वेश्चन में। खैर, नेक्स्ट क्वेश्चन है अशोकन इंस्क्रिप्शन सजेस्ट दैट प्रदेशिका, राजुका एंड युक्ता वर इम्पोर्टेंट ऑफिसर्स एट। तो ये भी मुझे लगता है कि ये इजी लेवल पे ही क्वेश्चन ये पूछी गई थी। सिंपली आप देखेंगे कि एक इंस्क्रिप्शन थर्ड एडिक्ट में देखेंगे अशोका की थर्ड एडिक्ट में, तो थर्ड एडिक्ट में इन ऑफिसर्स की जिक्र हैं, और ये हैं डिस्ट्रिक्ट लेवल एडमिनिस्ट्रेशन। एक और चीज़ आपको समझना था कि जो डिस्ट्रिक्ट लेवल एडमिनिस्ट्रेशन है ये डायरेक्टली सेंट्रल गवर्नमेंट को रिपोर्ट करती है, ये स्टेट को रिपोर्ट नहीं करती है थी। सो इट एक्टेड एज द चेक एंड बैलेंस ओवर प्रोविंशियल एडमिनिस्ट्रेशन ऑल्सो। सो प्रादेशिका, राजुका एंड युक्ता वर district level administration. Even they were considered together, they were called amatyaj. So it was also an easy to solve questions। आप बार बार पढ़ते हैं और मॉक टेस्ट भी आप लगा के जाते हैं, तो कहीं ना कहीं ये चीज़ें आपको मिल ही जाती हैं। फिर भी अगर आपको लगता है कि आपने कहीं नहीं पढ़ी तो आप यूपीएससी क्रॉनिकल्स में ज़रूर आप इसको डिटेल में पढ़ेंगे, पर उसके लिए आपको इस चैनल को सब्सक्राइब करना होगा और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करना होगा, ताकि हमारे पास भी कुछ मोटिवेशन होती है वीडियोज़ बनाने की, और वो मोटिवेशन आपके व्यूज़ हैं और आपके रिकमेंडेशन ही हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इन रिस्पेक्ट ऑफ non-cooperation movement। Again, a question on non-cooperation movement। The Congress declared the attainment of Swaraj by all legitimate and peaceful means to be its objective. It was to be implemented in stages, with civil disobedience and non-payment of taxes for the next stage only if Swaraj did not come within a year and the government resorted to repression। ये ट्रिकी क्वेश्चन मैं मानता हूँ, ये पूछी गई है, और ये आपकी अंडरस्टैंडिंग को भी चेक किया गया था इसने इस क्वेश्चन में। नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट 1920 में शुरू हुई। बाल गंगाधर तिलक, आपको पता है कि कांग्रेस की जो मॉडरेट और एक्सट्रीमिस्ट थे, तो वो अब तक में 1916 में लखनऊ सेशन में इनकी फिर से जब फूट पड़ गई थी, अलग हो गए थे 1916 में, ये दोनों आपस में मिले थे। एक्सट्रीमिस्ट की डिमांड थी स्वराज की। जैसे तिलक कहते हैं कि स्वराज हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है और हम इसे पाकर रहेंगे, स्वराज इज आवर बर्थ राइट एंड वी शैल हैव इट। सो ये एक्सट्रीमिज्म की डिमांड थी स्वराज 1916 नहीं, इवन 1905 के बाद से ही स्वराज आ गई थी लोगों की जुबान पे, लोग स्वराज डिमांड करने लग गए थे। बट कॉन्सेप्ट ऑफ स्वराज वाज नॉट फुल इंडिपेंडेंस, इट वाज द मोर लाइक ऑटोनॉमी, मोर लाइक ऑटोनोमस स्टेट, just like other colonies of Canada and Australia, but under British Commonwealth, under British Crown। So स्वराज ऑल लेजिटिमेट एंड पीसफुल मीन्स से स्वराज हासिल करेंगे, इसकी एक ऑब्जेक्टिव थी। जो वर्ड लेजिटिमेट, हालांकि लेजिटिमेट वर्ड यूज नहीं की गई थी, बाय ऑल कॉन्स्टिट्यूशनल मीन्स यूज की गई थी, बट मुझे नहीं लगता है कि इस बेसिस पे इस ऑप्शंस को, इस स्टेटमेंट को गलत मानी जाएगी।
सो इस स्टेटमेंट को मेरे ख्याल से सही मानी जानी चाहिए। So Swaraj was one of the objectives, and it has to was to be implemented in stages. Yes, this is also a correct option. First देखो, मैंने अब पीछे वाले क्वेश्चन में जब नॉन कॉपरेशन मूवमेंट वाली क्वेश्चन थी उसमें मैंने बताया था कि प्रोग्राम इस तरह से फाइनलाइज की गई थी कि स्टेप बाय स्टेप प्रेशर बढ़ाई जाएगी। So पहले boycott of foreign clothes, boycott of goods and foreign clothes, then institutional withdrawal will be the next step. Institutional withdrawal and abolition of टाइटल्स एंड अवार्ड्स एटसेट्रा। और अगर इससे भी काम नहीं चला तो नेक्स्ट स्टेप जो है वो कंप्लीट डिसओबीडियंस, यानी कि लॉ फॉलो, सिर्फ लॉ फॉलो ही नहीं करेंगे बल्कि लॉ ब्रेक भी करेंगे। और इस अगर सिविल डिसओबीडियंस के साथ साथ नॉन पेमेंट ऑफ taxes were the next stage if Swaraj was not received, not attained non-payment of taxes. But with the withdrawal of this non-cooperation movement in 1922, these two stages were never reached. So statement 2 is also correct. It was to be implemented in stages with civil disobedience and non-payment of taxes for the next stage. Only if Swaraj did not come within a year and the government resorted to repression. So these two statements are correct. So the correct answer is C, both 1 and 2. और ये थोड़ी ट्रिकी क्वेश्चन हो सकती है, मैं 50-50 आपको समझता हूँ कि आप कहीं ना कहीं ये सिविल डिसोबीडियंस को देख करके या नॉन पेमेंट ऑफ टैक्सेस को देख करके इस स्टेटमेंट को गलत मार्क आपने शायद कर दिया हो। बट वही है कि हर कोई इतनी डिटेल्स में आपको बताता भी तो नहीं है नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट के बारे में कि किस तरह से इम्प्लीमेंट की गई थी, मूवमेंट की क्या स्ट्रैटेजी बनाई गई थी। तो ये सारी चीज़ें आपको एक बार फिर मैं बताऊँ कि आपको यूपीएससी क्रॉनिकल्स पे ये सारी चीज़ें आपको डिटेल्स में मिलेंगी। तो एक बार और मैं रिक्वेस्ट करता हूँ आप लोगों से कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें, और आपको ये एनालिसिस अच्छी लग रही है, कुछ इन्फॉर्मेटिव लग रही है तो आप वीडियो को लाइक करें और अपने दूसरे दोस्तों के साथ भी इसको शेयर करें। तो इस क्वेश्चन में अटेम्प्ट लेना था, बिल्कुल लेना था, क्योंकि फर्स्ट ये आप लॉजिक यहाँ पे लगा सकते थे। तिलक की जो स्टेटमेंट थी स्वराज, तो स्वराज की बात वहाँ तक हो रही थी। गांधी जी की जो हिंद स्वराज है, जो गांधी जी की डेफिनेशन है स्वराज, वो तिलक जी से डिफरेंट है। जो एक्सट्रीमिस्ट की जो अर्ली डिमांड है स्वराज से, उससे काफ़ी डिफरेंट है। उसमें वो मोरल इथिकल डायमेंशन भी ऐड करते हैं और कुछ और भी चीज़ें हैं जो डिटेल्स में मैं आपको रेगुलर क्लास में ये बता पाऊँगा। तो इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट लेना था, बिल्कुल लेना था। और ये क्वेश्चन मैं समझता हूँ कि ये ट्रिकी क्वेश्चन थी, गलत होने के चांसेस हैं इस क्वेश्चन में। और कई सारे बच्चों ने मुझे लगता है इसमें गलत इस खास करके सेकंड स्टेटमेंट को आप लोगों ने गलत मार्क कर दिया होगा मेरे ख्याल से। बट दोनों ही स्टेटमेंट सही हैं। सो सी इज़ द करेक्ट आंसर, बोथ 1 and 2। नेक्स्ट क्वेश्चन, वेरी फेमस स्टेटमेंट बाय महात्मा गांधी, सेडिशन हैज बिकम माय रिलीजन, की ये सारी स्टांस थी। और वे मॉरल राइट को ही क्लेम कर रहे थे, उनकी मॉरल एंड एथिकल राइट टू गवर्न इंडिया, रूल ओवर इंडिया, उस पर ही वो चैलेंज कर रहे थे, क्वेश्चन कर रहे थे। और उन्होंने ही कहा था सेडिशन हैज़ बिकम माई रिलीजन। और ये करेक्ट आंसर है इसकी है। चलो मैं करेक्ट आंसर बताता हूँ, बट मैं आपको इससे पहले एक चीज़ और समझाना चाहूँगा कि अगर आपको ये चीज़ नहीं भी पता है तो आप इसमें कहाँ तक ऑप्शंस को एलिमिनेट कर सकते थे। फर्स्ट ऑप्शन है चंपारण सत्याग्रह। चंपारण सत्याग्रह आपको पता है कि महात्मा गांधी की फर्स्ट ऐसी मूवमेंट है, मास मूवमेंट है चंपारण सत्याग्रह। और चंपारण सत्याग्रह में उन्होंने किसी भी तरह की कानून नहीं तोड़ी है, कानून उन्होंने नहीं तोड़ी है। शुरुआत में वो, और आपको पता भी होगा कि जो वर्ल्ड वॉर में उन्होंने इंडिया के जो ट्रूप्स थे उनको वॉर में डिप्लॉय करने के फेवर में भी थे, क्योंकि वो कहते थे, वो मानते थे कि अगर ब्रिटिश गवर्नमेंट एज ए सिटीजन ऑफ ब्रिटिश गवर्नमेंट वी टेक एडवांटेज ऑफ द बेनिफिट्स, देन वी आर morally, accountable to serve the government also.
सो ऐसे केस में वो चंपारण सत्याग्रह में सेडिशन वाली बात तो नहीं करेंगे। तो चंपारण सत्याग्रह को एलिमिनेट करना आसान है। पब्लिकली वायलेटिंग सॉल्ट लॉ, वायलेशन ऑफ लॉज, वायलेटिंग सॉल्ट लॉ ऑफ डांट, ये लग सकती है, तो इसको फिलहाल के लिए हम मार्क कर लेते हैं इस ऑप्शन को। थर्ड, अटेंडिंग द सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस इन लंदन। अब वो राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में अटेंड करने के लिए राजी हो गया। आपको पता है कि 3 राउंड टेबल मीटिंग्स हुई थी, जिसमें फर्स्ट को बाइकआउट कर दिया था, थर्ड को बाइकआउट कर दिया था, सेकंड में वो राजी हुए थे। तो जब राजी हुए तो एक तरह की कॉम्प्रोमाइज़ आपको यहाँ पे दिखती है, किसी न किसी तरह की एग्रीमेंट हुई होगी, कॉम्प्रोमाइज़ हुई होगी, और ऐसे केस में वो सेडिशन वाली बात यहाँ भी नहीं करेंगे। तो ये स्टेटमेंट भी हम एलिमिनेट कर सकते हैं ईजिली। लास्ट ऑप्शन है लॉन्च ऑफ क्विट इंडिया मूवमेंट। अब क्विट इंडिया मूवमेंट के टाइम पे तो गांधी जी काफ़ी ज़्यादा रेडिकल हो चुके थे। तो जैसे उन्होंने यहाँ पे ट्रूप्स भेजने के जो वर्ल्ड वॉर फर्स्ट में ट्रूप्स भेजने की फेवर में थे, तो और यहाँ पे वो क्विट इंडिया मूवमेंट के टाइम में कहते हैं ना एक पाई ना एक भाई। तो ऐसे में लगता है कि यहाँ पे सेडिशन वाली बात यहाँ भी वैलिड हो सकती है। तो अब अल्टीमेटली आप आगे 50-50 पे, क्योंकि दो ऑप्शंस को आपने एलिमिनेट कर लिया है, तो आप 50-50 में आ गए। तो यहाँ पे आप, मैं सजेस्ट करूँगा जब भी ऐसी सिचुएशन आ जाए कि आपने दो ऑप्शंस को एलिमिनेट कर लिया है और आपको चांसेस लेने हैं दो ऑप्शंस के बीच में ही, तो आपके जो सही होने की प्रोबेबिलिटी है वो 25% से अब आगे 50%, और यहाँ पे आपको चांस लेना है। चाहे कोई भी क्वेश्चन हो, चाहे आपको आता भी हो, चाहे आपको नहीं भी आता हो, आपको यहाँ पे चांस लेना है। चाहे तुक्का भी मारना पड़े, आप 50% पे जब भी आओ तो आप चांस लेना है। अब कौन सी स्टेटमेंट लें आप, कौन सी स्टेटमेंट चाहे बी और डी में? तो कहीं ना कहीं आपको, जहाँ भी आपको इंट्यूशन लगे कि लॉन्च किसी भी तरीके से, किसी भी लॉजिकली इलॉजिकली तरीके से, किसी भी नो कुछ कार्य तरीके से ही, अगर आप किसी ऑप्शंस को एलिमिनेट कर पा रहे हैं या किसी कंक्लूजन तक पहुंच पा रहे हैं, तो आप वहां पे उसको मार करके निकल जाओ। और जब वायलेटिंग सॉल्ट लॉ की बात आ रही है इस दो ऑप्शंस में, लॉज को वायलेट करने की बात सिर्फ बी ऑप्शन में आ रही है। यहाँ पे क्विट इंडिया मूवमेंट में भी सेडिशन वाली बात एप्लीकेबल है, तो इसलिए डिफ़िकल्ट है थोड़ी सी कि अगर आपको नहीं पता ये स्टेटमेंट, तो गांधी जी ने सॉल्ट लॉ ब्रेक करने से पहले ये स्टेटमेंट दिया था कि नाउ सेडिशन हैज़ बिकम माय रिलीजन। सो ऑप्शन भी यहाँ पे करेक्ट है, बट लॉजिकली आपकी इस दो ऑप्शंस को एलिमिनेट कर पाए, ये भी आपके लिए बड़ी बात थी, और ये आपको करना था। एटलीस्ट दो ऑप्शंस तक भी आप पहुँच जाओ, तो आप उसके बाद टिक मार के ही आगे निकलना, या बाद में आकर के वो ऑप्शंस को उनको उस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना है। ये चीज़ आपको समझानी थी। द फेमस फीमेल फिगराइन नॉन एज डांसिंग गर्ल। द फेमस female figurine known as dancing girl found at Mohenjo-daro is made of carnelian clay, bronze and gold. कार्नेलियन क्ले, ब्रोंज एंड गोल्ड। तो ये सीधी सीधी क्वेश्चन है, ब्रोंज गर्ल वो है, और ये भी एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन है, सिंपल आपकी फंडामेंटल्स के ऊपर क्वेश्चन है, आपकी ऑब्जर्वेशन के ऊपर क्वेश्चन पूछी गई थी। बट नेक्स्ट ईयर के लिए अगर पूछे कि बियर्डेड प्रिस्ट के बारे में पूछ ले और मेल टोर्सो के बारे में पूछ ले कि ये किस चीज़ की बनी हुई थी, तो ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए। बियर्डेड प्रिस्ट आपको एक स्टीटाइट स्टोन होती है उसकी बनी हुई थी, और मेल टॉर्सो के बारे में आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना वो किस चीज़ की बनी हुई थी। सो 72 की जो ब्रॉन्जिंग गर्ल है मोहनजोदारो में पाई गई है, वो ब्रॉन्ज की है। नेक्स्ट ईयर आप ये भी पता करना कि कौन सी जो डिस्कवरीज हुई वो कहाँ पे, जैसे बियर्डेड प्रिस्ट भी मोहनजोदारो में भी मिली है, और ये मेल टॉर्सो कहाँ मिली है। फिर आपको दिखेंगे कि ये जो फूरोज है ना, फुरोज जो आप खेती करते हैं, तो आप गड्ढे जो उस पे चलाते हैं, जो हल वल चलाते हैं, तो हल की वजह से जो भी गड्ढे बनते हैं उसको फुरोज कहते हैं। तो ये जो फुरोज हैं वो कहाँ मिले थे?
तो ये सारी चीज़ें आप करके जाना, और आप यूपीएससी क्रॉनिकल्स की जो शॉर्ट वीडियोज़ हैं, या जो डेली एमसीक्यू क्वेश्चंस होते हैं, तो उसके साथ भी आप अपनी तैयारी को एडवांस लेवल तक पहुंचा सकते हैं। This was also one of the easy questions. Now let's move on to our next question. Who provided legal defense to the people arrested in the aftermath of चौरी चौरा इंसिडेंट? चौरी चौरा घटना के परिणाम स्वरूप बंदी बनाए गए लोगों को किसने विधिक प्रतिरक्षा यानी कि लीगल डिफेंस प्रदान की? ऑप्शन हैं चित्तरंजन दास, मदन मोहन मालवीय एंड कृष्णकांत मालवीय, डॉक्टर सैफुद्दीन किचलू एंड ख्वाजा हसन निज़ामी, मोहम्मद अली जिन्ना। अब ये टिपिकल केबीसी टाइप क्वेश्चन है, मुझे लगता है कि ये भी आपको ट्रैप क्वेश्चन थी, आपकी टाइम वेस्ट करने के लिए, आपको फंसाने के लिए दी गई क्वेश्चन थी। आपको, मुझे नहीं लगता ये बहुत सारे बच्चों को, 95% स्टूडेंट्स को मुझे नहीं लगता ये क्वेश्चंस पता हो, इसकी आंसर पता होगी, और बहुत सारे बच्चे समझदार जो भी होंगे उन्होंने इस क्वेश्चंस को ज़रूर ही छोड़ा होगा। बट लेट्स चेक, लेट्स सी हाउ वी कुड हैव अटेम्प्टेड दिस क्वेश्चन, हाउ वी कुड हैव एलिमिनेटेड, इफ़ वी हैड टू एलिमिनेट, देन हाउ कुड वी हैव अप्रोच्ड दिस क्वेश्चन। तो क्वेश्चन है, जो क्वेश्चन तो क्लियर है कि चौरी चौरा में जो घटना हुई थी, तो वहाँ पे पुलिस चौकी को जला दी गई थी, काफ़ी ज़्यादा वायलेंस हो गई थी, और कई सारे लोगों को डेथ पेनल्टी दे दी गई थी। तो उस डेथ पेनल्टी को जो सज़ा कम कराई गई थी, कुछों को लाइफ इम्प्रिजनमेंट और कुछ की सज़ा और कम कराई गई थी। तो उसकी जो लीगल डिफेंस प्रोवाइड की गई थी, वो प्रोवाइड किसने करी थी? ये ऑप्शंस हमें एलिमिनेट करना है। चलो, सबसे इजी ऑप्शन एलिमिनेट करना, मोहम्मद अली जिन्ना को हम लोग एलिमिनेट कर सकते हैं, अगर इन सब में हमें एलिमिनेट करना हो तो मोहम्मद अली जिन्ना को हम एलिमिनेट कर देंगे। क्यों एलिमिनेट करेंगे मोहम्मद अली जिन्ना को? क्योंकि चौरी चौरा इंसिडेंट, नॉन कॉपरेशन मूवमेंट के टाइम जब भी हम हिस्ट्री हमने जहाँ भी पढ़ा है, क्योंकि लॉजिक देखना कि हमने जो भी पढ़ा है मोहम्मद अली जिन्ना के बारे में, हमने अब तक ज़्यादा डिटेल में नॉन कॉपरेशन मूवमेंट तक हमने उनकी रोल को नहीं पढ़ा है। तो उनके रोल को अगर नहीं पढ़ा है, तो हो सकता है कि कोई तो रीज़न होगी उसके रोल, उनके रोल ज़्यादा ना हो नेशनल मूवमेंट में। तो मोहम्मद अली जिन्ना को यहाँ पे हम एलिमिनेट कर सकते हैं। सैफुद्दीन किचलू, ख्वाजा हसन निजामी। सैफुद्दीन किचलू आपको याद होगा। सो डॉक्टर सैफुद्दीन किचलू और ख्वाजा हसन निजामी। तो इस ऑप्शंस के बारे में भी हमें ज़्यादा इसके बारे में पता नहीं है। सैफुद्दीन किचलू, अगर मैं भी आप लोगों के साथ पेपर दे रहा होता तो शायद इस क्वेश्चन को मैं छोड़ के ही आता, क्योंकि फर्दर इन्फॉर्मेशन कुछ अगर सैफुद्दीन किचलू के बारे में ज़्यादा इन्फॉर्मेशन तो कहाँ ही होती है ना? और ख्वाजा हसन निजामी के बारे में भी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन कहाँ ही है हमारे पास, जो हम इस ऑप्शन तक पहुँच सकें। चित्तरंजन दास, अब आप लोगों को शायद ही ये चीज़ पता होनी चाहिए कि चित्तरंजन दास ने अपनी वकालत छोड़ दी थी, और वो फुल फ्लेज्ड नेशनल मूवमेंट में एज ए लीडर, एज ए पॉलिटिशियन वो उतर चुके थे। तो वकालत उन्होंने छोड़ दी थी, और लास्ट जो उनकी केस थी वो 1906 आई थिंक, या 1909, एक बार मुझे रीचेक करना पड़ेगा इसमें। तो एक अलीपुर बॉम्ब केस आपको पता होगी, कि अनुशीलन समिति थे, अलीपुर बॉम्ब केस, उसमें अनुशीलन समिति के मेंबर्स को कन्विक्ट किया गया था, और जिसमें अरबिंदो घोष की केस इन्होंने लड़ी थी, और अरबिंदो घोष को की सज़ा को इन्होंने कब कराया था। तो चित्तरंजन दास की ये लास्ट केस थी, उसके बाद उन्होंने कोई केस टेक नहीं की, और ऑप्शन बी बचती है मदन मोहन मालवीय एंड कृष्णकांत मालवीय। सो करेक्ट आंसर बी है, बट आई वुड सजेस्ट कि आप ऐसे क्वेश्चंस को छोड़ के ही आना, क्योंकि अगर चित्तरंजन दास के बारे में भी आपको आइडिया नहीं है ये, तो आप कहीं ना कहीं आपकी नज़र चित्तरंजन दास पे भी पड़ती ही होगी। तो ऐसे क्वेश्चंस को आप छोड़ के ही आना, क्योंकि इसमें हम दो ऑप्शंस को एलिमिनेट नहीं कर पाए। हालांकि मैं अल्टीमेटली जाता तो बी और सी में ही जाता, बट ये इस क्वेश्चन की मुझे भी जानकारी ज़्यादा डिटेल्स में नहीं थी कि चौरा चौरा की लीगल डिफेंस किसने प्रोवाइड कराई थी। सो ये ऑप्शन बी ही करेक्ट आंसर है।
और मेरे हिसाब से ये क्वेश्चन भी आपको छोड़ के आगे बढ़ना था। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो सबसे क्वेश्चन है कि सब्सिक्वेंट टू विच ऑफ वन ऑफ द फॉलोइंग इवेंट्स गांधी जी हु consistently opposed untouchability and appealed for its eradication from all spheres decided to include the upliftment of Harijans in his political and social program। तो हरिजन के अपलिफ्टमेंट गांधी जी ने अपने इस पॉलिटिकल, राजनीतिक और सामाजिक प्रोग्राम में किस इवेंट के बाद रखा था? ऑप्शन है पूना पैक्ट, गांधी इरविन एग्रीमेंट, अरेस्ट ऑफ कांग्रेस लीडरशिप एट द टाइम ऑफ क्विट इंडिया मूवमेंट, promulgation of Government of India Act 1935। So it's simple and easy to answer it। The answer is पूना पैक्ट, क्योंकि पूना पैक्ट में अंबेडकर जी के साथ यरवादा प्रिजन में इनकी एक मीटिंग हुई थी। और राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस जो गांधी इम्पैक्ट जिसको कहते हैं, सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस, तो उसके फेलियर के बाद गांधी जी ने नॉन कॉपरेशन मूवमेंट लॉन्च किया था। और शेड्यूल्ड क्लास या डिप्रेस्ड क्लासेस को जो सेपरेट इलेक्टोरेट देने की बात की गई थी, उसके अगेंस्ट में गांधी जी ने एक अ, अनशन किया था। और उसी अनशन के बाद यरवाडा जेल से ही पूना पैक्ट साइन की गई थी। अंबेडकर जब गांधी जी से मिलने गए थे उस जेल में, तो पूना पैक्ट साइन हुई थी, जहाँ पे सेपरेट इलेक्टोरेट की बात को अंबेडकर जी ने भी डिसमिस किया और बदले में रिजर्वेशन की बात लाई गई। सो पूना पैक्ट के बाद हरिजन्स के अपलिफ्टमेंट के लिए गांधी जी ने उस प्रोग्राम को अपने पॉलिटिकल एंड सोशल प्रोग्राम्स में इंक्लूड किया, अपलिफ्टमेंट ऑफ हरिजन। So it was also not so difficult question. You could have answered this thing. Next question is consider the following fruits: papaya, pineapple, and guava. How many of the above were introduced in India by the Portuguese in the 16th and 17th century? काफ़ी साल पहले ऐसे क्वेश्चन पूछे गए थे एक दो बार यूपीएससी में। तो अगर आपने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी पढ़ा था, तो पर अगर आपने पिछले 20-25 सालों के पीवाईक्यू सॉल्व किए हुए होंगे, तो आपको ये क्वेश्चन, इस टाइप के क्वेश्चन आपको उस समय मिली होगी। 15-16 साल पहले लगभग ये ऐसे क्वेश्चन पूछे गए थे एक दो बार। तो पुर्तगीज ने कौन से फ्रूट्स इंडिया में लाए? और आपको पता होगी पुर्तगीज जब आए थे जहांगीर के कोर्ट में पहली बार, तो जहांगीर के समय में वो बागवानी जो हॉर्टिकल्चर है उसकी बागवानी होने लगी थी। और एज ए गिफ्ट पुर्तगीज पपाया, पाइनएप्पल, गुआवा, टोबैको एटसेट्रा ये सारी क्रॉप्स लाई थे। For more details of the crops, you can watch the lectures on UPSC Chronicles. Anyway, you can search on Google and other sources also. You will get that, get these informations there. So मुझे नहीं लगता कि इस क्वेश्चन में भी आप लोगों ने सही मार्क किया होगा, बट द करेक्ट आंसर ऑल द थ्री। नेक्स्ट वेरी इजी क्वेश्चन, हु अमंग द फॉलोइंग वाज द फाउंडर ऑफ सेल्फ रिस्पेक्ट मूवमेंट? सिंपल सी क्वेश्चन है, आपने कहीं भी पढ़ी होगी जब कास्ट एंटी कास्ट मूवमेंट में आपने पढ़ा है, तो पेरियार ईवी रामास्वामी नायकर के बारे में आपने जरूर पढ़ा होगा। एंड ही इज एसोसिएटेड विथ सेल्फ रिस्पेक्ट मूवमेंट। सो दिस वाज ऑल अबाउट हिस्ट्री सेक्शन। और इसमें जो भी क्वेश्चन है, टोटल 16 क्वेश्चंस पूछे गए, जिसमें 8 क्वेश्चंस मॉडर्न इंडिया से हैं, एक क्वेश्चन आर्ट एंड कल्चर से पूछी गई है, और एक क्वेश्चन मेरे ख्याल से मिडिवल से या अर्ली मिडिवल से आप उसको कनेक्ट कर सकते हैं। जैसे एक तो श्री विजय है, ये अर्ली मिडिवल टाइम, ये विचित्र चित्ता पल्लवा डायनेस्टी, ये भी अर्ली मिडिवल, और अरघट्ट वाली जो कॉन्सेप्ट है ये भी आप अर्ली मिडिवल से ले सकते हैं। तो दो तीन तीन क्वेश्चन आपको अर्ली मिडिवल से मिली है। लेटर मिडिवल से आपको जनरली क्वेश्चंस नहीं मिले हैं। मॉडर्न हिस्ट्री से 8 क्वेश्चंस मिले हैं, एक क्वेश्चन आर्ट एंड कल्चर से, वो भी गंधर्व विश्वविद्यालय के बारे में, जो कि आपको छोड़नी ही थी वो क्वेश्चन अगर आपने कभी नहीं पढ़ा उसको किसी करंट अफेयर्स वगैरह में। और बाकी क्वेश्चंस एंशिएंट इंडिया से ली गई है। तो टोटल 16 क्वेश्चन है, जिसमें 3 क्वेश्चंस आपको छोड़ने थे, 13 क्वेश्चंस आपको अटेम्प्ट करने थे। 13 में भी आपको लगभग 10 क्वेश्चन सही सही इजी क्वेश्चंस इस बार पूछे गए हैं। और
उम्मीद है कि आप लोगों ने कुछ यहाँ से सीखा, और ख़ास करके 2026 में जो अपीयर हो रहे हैं नए स्टूडेंट्स हैं, उनको थोड़ी बहुत आइडिया होगी पेपर को कैसे एनालाइज करते हैं, पेपर को कैसे अटेम्प्ट करते हैं, और आंसर्स को कैसे डिराइव करते हैं चार ऑप्शंस में से। और एक इम्पॉर्टेंट बात है कि अगर आपने दो ऑप्शंस को एलिमिनेट कर लिया है, तो किसी भी तरह आप कुछ भी करके, कोई भी लॉजिक लगा के एक और ऑप्शन को आपको एलिमिनेट करना ही है, आप उस क्वेश्चन को नहीं छोड़ सकते। और ज़्यादा केस में, मैक्सिमम केसेस में यही होते हैं कि जो भी आपको ऑप्शन सही लग रहे होते हैं वो ज़्यादातर 90%, 80 to 90% केसेज में वो ऑप्शन सही निकलते हैं, क्योंकि वो आपने कहीं ना कहीं पढ़ा है, वो आपके सबकॉन्शियस माइंड में वो चीज़ कहीं ना कहीं है, वो वहीं से आपको आंसर मिल जाएगी। तो उम्मीद है ये इस सेशन से आपको बहुत सारी चीज़ें समझ में आई होगी, खास करके एक जो सोशियो रिलीजियस रिफॉर्म मूवमेंट्स हैं उसमें आपको थोड़ी बहुत क्लियरिटी मिली होगी। एक चीज़ मैं आपसे वहाँ से मैं पूछना चाहता हूँ, एक वर्क है आपको लोगों के लिए, कि इस क्वेश्चन के आंसर मुझे आप किसी भी तरीके से आप कमेंट सेक्शन में आप इसको डाल सकते हैं कि हाउ द सोशियो रिलीजियस रिफॉर्म मूवमेंट्स कैन बी considered as the अर्ली नेशनलिज्म और वन ऑफ द फॉर्म्स ऑफ अर्ली नेशनलिज्म। तो ये सोशियो रिलीजियस रिफॉर्म मूवमेंट्स, ये तो रिफॉर्म्स हो रहे हैं ना, तो ये नेशनलिज्म से कैसे कनेक्टेड है, ये काफ़ी ज़्यादा कंफ्यूजिंग चीज़ रहती है एस्पिरेंट्स के लिए। हिस्ट्री जो भी इवन जो हिस्ट्री बैकग्राउंड से भी हैं, जिन्होंने हिस्ट्री ऑप्शन भी लिए हुए हैं, उनके लिए भी ये चीज़ें कंफ्यूजिंग रहती है कि सोशियो रिलीजियस रिफॉर्म मूवमेंट्स को अर्ली नेशनलिज्म कैसे कह सकते हैं, इसमें नेशनलिज्म का कहाँ भाव आता है। तो ये क्वेश्चंस आप कोशिश करना आंसर करने कमेंट सेक्शन में। और ये वीडियो अगर आपको पसंद आई है, कुछ सीखने को मिला है, तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, और अपने दूसरे दोस्तों तक भी इस चीज़ को पहुंचाएं, इस चैनल को, इस वीडियो को और भी लोगों तक पहुंचाएं। ऑल द बेस्ट जिन्होंने प्रीलिम्स एग्ज़ाम्स दिए हैं और जिन्होंने अपनी पढ़ाई शुरू की है, तो वो इस चैनल को सब्सक्राइब करें यहाँ, क्योंकि यहाँ पे आपको हिस्ट्री के एंड आर्ट एंड कल्चर के रेगुलर लेक्चर्स मिलेंगे, साथ ही साथ आपको बहुत सारे इकोनॉमी के भी लेक्चर्स मिलेंगे, और इन्वायरमेंट के भी आपको लेक्चर्स यहीं पे मिलेंगे। और मैं कोशिश करूँगा, अगर क्योंकि चूँकि यहाँ पे और भी मेंबर्स की कमी है, मैं अकेला इसमें ज़्यादा सब्जेक्ट्स में टेकअप नहीं कर सकता, तो मैं इकोनॉमी, हिस्ट्री तो रहेगी आपकी, और इकोनॉमी तो रहेगी, इकोनॉमी भी रहेगी, इन्वायरमेंट मैं कोशिश करूँगा इन्वायरमेंट की भी आपको एक बहुत अच्छी लेक्चर सीरीज आपको मिल जाए, और मैं कोशिश करूँगा कि गवर्नेंस की लेक्चर आपको यहाँ पे मिल जाए। रेस्ट में और भी अपने दोस्तों, जैसे ज्योग्राफी के लिए मेरे कलीग हैं, मेरे फ्रेंड हैं, और वो भी, उन्होंने भी 3 इंटरव्यूज़ उन्होंने भी दिए हुए हैं, और उनकी ज्योग्राफी ऑप्शनल भी है। तो मैं उनसे बात करता हूँ, अगर वो एग्री करते हैं तो ज्योग्राफी की भी लेक्चर्स आपको सब्सिक्वेंटली यहीं पे मिल जाएगी। सो ऑल द बेस्ट फॉर योर प्रिपरेशन। जिन्होंने भी प्रीलिम्स दिए हैं उनको ऑल द बेस्ट। वो उम्मीद है कि वो इस साल मेंस आप लोगों आप लोग यहाँ मेंस देंगे ज़रूर, और सफलता आप लोगों को जल्दी मिलेगी, भगवान से ये प्रेयर रहेगी हमारी हमारी तरफ से। सो see you in the next video with our regular lectures. We will start our lectures on, resume our lectures on ancient India, where we have just started, and there we have there, और वहाँ पे आपको पैलियोलिथिक एज के बारे में, पैलियोलिथिक एज वहाँ पे अभी अभी ख़त्म हुई, वहाँ पे आपको 2 लेक्चर्स मिलेंगे, 2 वीडियोज हैं, और काफ़ी इंफॉर्मेटिव है, क्योंकि ये जो पीरियड है प्री हिस्टोरिक टाइम्स, इसको समझने में काफ़ी ज़्यादा मुश्किल आती है बच्चों को। तो वहाँ पे 2 वीडियोज आप देख लेना पैलियोलिथिक एज के बारे में, फिर एक क्लासिफिकेशन भी के भी लेक्चर है, क्लासिफिकेशन ऑफ हिस्ट्री, वो भी काफ़ी इंफॉर्मेटिव है, छोटी सी 15-16 मिनट की वीडियो है, तो ये भी आप देख लेना। और नेक्स्ट यहाँ से हम लोग मेसोलिथिक से अपनी लेक्चर सीरीज रिज्यूम करेंगे। सो ऑल द बेस्ट, सी यू इन आवर नेक्स्ट लेक्चर।